हेलो दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी एक कहानी किस्मत। तो आइए सुनते हैं। कागज की छाती पर वक्त लिख देने मात्र से वक्त ठहर नहीं जाता। वक्त को जो करना होता है वह तो करके ही रहता है। राहत की शादी यूपी जिला बस्ती में रहने वाले एक यादव परिवार की किस्मत नाम की लड़की से तय हुई। आज से तीसरे दिन राहत को लड़की देखने के लिए उसके गांव यूपी जाना था। परेशानी इस बात की थी कि राहत अकेले जाए या फिर किसी को अपने साथ ले जाए। साथी की जब तलाश हुई तो राहत को अपना एक मित्र दुखी राम याद आया। आजकल वह खाली भी बैठा था। वास्तव में साथी को साथ ले जाने का प्रचलन अगर मानव के हाथ में होता तो मानव एक दिन यह अवश्य कहता कि मित्र, मुझे ऊपर तक छोड़कर आ जाओ, तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और मेरे मरने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। परंतु भगवान ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कोई भी शक्ति मानव के हाथ में नहीं सौंपी जिससे कि ईश्वर को नुकसान हो। दुखी राम राहत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जो दिल को प्यारा हो वह अगर साथ दे तो 2 पल जिंदगी की सारी खुशियां सिमट कर गले लग जाती है। राहत को रात 10 बजे की गाड़ी से बस्ती के लिए बैठा दिया गया। दुखी राम उसके साथ था। बस्ती जिला दोनों के लिए अनजान जगह थी। जिस प्रकार बैरंग चिट्ठी पर पूरा पता नहीं होने से वह गली गली भटकती रहती है, उसी तरह राहत और दुखी दोनों भटक रहे थे। जबकि राहत को बताया गया था कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर आकर दाईं तरफ पीपल के पेड़ के नीचे जो बस मिलेगी वह भानपुर आराम से पहुंचा देगी। भानपुर बस्ती जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है जहां काफी संख्या में लोग रहते हैं। भानपुर पहुंचने से पूरे राहत ने दुखी से कहा, यार दुखी, न जाने वह लड़की कैसी होगी। लड़की चाहे जैसी हो, तुम तो परेशान हो गए। भानपुर में बस के रुकते ही दुखीराम अपना सामान लेकर नीचे उतरा। पीछे राहत भी राहत की सांस लेता हुआ नीचे आया। अभी दोनों सड़क के एक तरफ खड़े हुए ही थे कि एक तांगे वाले ने पास आते हुए आवाज लगाई, हाँ बाबू, कहाँ चले बा। दोनों उसका चेहरा देखने लगे, जिसे शायद वह समझ गया कि ये लोग मेरी भाषा को समझ नहीं पाए। बाबूजी, हमारा कहने का मतलब है कि आपको कौन से गांव जाना है। अच्छा, ये बात है। मानो राहत समझ गया। भाई, हमें असुरैना ग्राम में श्री रामलाल यादव के घर जाना है। और दोनों उस तांगे पर सवार हो गए। तांगे वाले ने घोड़े की लगाम खींची और घोड़े की नल्ली पीठ पर भरपूर ताकत से एक चाबुक लगाया, तराक, और कुछ ही क्षण पश्चात घोड़े की पीठ पर एक लकीर सी उभर आई, जिसे देखकर राहत से रहा न गया। घोड़ा सरपट पूरब की दिशा में दौड़ा चला रहा था। अरे भाई, हमें इतनी जल्दी नहीं है, आप कृपया घोड़े को इस तरह न मारें। काहे बाबू? अरे, अपने को नहीं मालूम, असुरैना यहाँ से बहुत लामा है, संझा तक पहुँचे के होई। यही नाते हम जल्दी जल्दी करत हई कि संझा होते होते हम अपने घर द्वार पहुँच जाई। राहत ने दुखीराम का मुंह देखा और अपना सिर खुजाने लगा, जिसका अर्थ था कि राहत को इन बातों से इतना समझ में आया कि असुरैना भानपुर से काफी दूर है। कम से कम शाम से पहले तो नहीं पहुंच सकते। घोड़ा मानो चाबुक की भाषा को अत्यधिक समझता था। तांगे वाला जब भी चाबुक को हवा में फटकारता तो उसकी आवाज सुनने मात्र से घोड़ा जान छोड़कर दौड़ लगा देता। राहत राज्य सरकार की नौकरी में मध्य प्रदेश के भोपाल जिला में बाबू था।
उसकी माताजी का निधन करीब 1 साल पूर्व किसी बीमारी के कारण हो गया था। पिताजी अभी जीवित हैं। एक बड़ी बहन है जिसका विवाह हो चुका है। ऐसी स्थिति में सिर्फ राहत और उसके पिताजी रहते हैं, जिसके कारण राहत को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। राहत की हालत उसके पिताजी से देखी न गई थी। उन्होंने राहत से कहा, बेटा, तुम सुबह शाम अपने हाथ जलाते हो। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा हाथ भी न जले और सारा काम भी अपनी वास्तविक स्थिति में सुचारू रूप से चलता रहे। राहत को भी बात जची। फिर राहत के पिताजी ने बात चलाई। सो यूपी के बस्ती जिला में असुरैना ग्राम के रामलाल यादव की सुपुत्री किस्मत कुमारी यादव को पसंद किया गया। किस्मत कुमारी यादव इस वर्ष 10वीं का इम्तहान दे चुकी थी। किस्मत वास्तव में किस्मत की धनी थी। वह रंग और रूप में लाखों में एक थी। यही कारण था कि राहत के पिताजी ने किस्मत को सिर्फ एक झलक देखने मात्र से ही राहत के लिए रामलाल से मांग लिया था। किस्मत के घर में किस्मत से बड़ी 2 बहनें थीं। किस्मत से छोटा एक भाई। किस्मत की बड़ी बहन की शादी एवं गौना संपन्न हो चुका था। अब दूसरी बड़ी बहन की सिर्फ शादी हुई थी, गौना अभी बाकी था। चूंकि यूपी में अभी भी शादी के बाद गौने का प्रचलन है, अतः किस्मत की शादी के लिए राहत का चुनाव किया गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम की तरफ डूब रहा था। घोड़ा अभी भी सरपट दौड़ा चला जा रहा था और आसमान की ओर अपना मुंह उठाकर देख रहा था, मानो वह सोच रहा था कि अगर जिस दिन सूरज मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा, क्योंकि सूरज निकलता है तभी मेरा मालिक मुझे तांगे में जोत देता है और सूरज डूबता है तब मुझे तांगे से बाहर निकालता है। मेरी पीठ चाबुक की मार से सूजी हुई रहती है। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाता हूँ। लेकिन मानो घोड़ा कुछ समझ रहा है, अपने सिर को हिलाकर अपने को समझा रहा हो कि अरे भाई, हो सकता है कि ये सूरज भी कोई घोड़ा हो और मेरी तरह यह भी चाबुक की आवाज से इशारे मात्र पर चल रहा हो, और मैं तो मात्र चाबुक के दर्द से तड़पता हूँ। सूरज तो जलता है, उस पर क्या गुजर रही होगी। घोड़े ने अपनी आंखों से आंसू की चंद बूंदें गिरा दी, जो शायद उसकी आंख में कुछ कचरा पड़ जाने के कारण आ गई थी। अभी और कितनी दूर जाना है भाई? दुखीराम दुखी होता हुआ बोला। अरे बाबूजी, आप नाराज काहे को होते हैं? बस अब तो पहुंचने ही वाले हैं। क्या पहुंचने वाले हैं? 1 घंटे से आप यही कह रहे हैं कि अब पहुंचने वाले हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं साहब? यह गाड़ी थोड़ी है जो बटन दबाई कि फर से घर। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से तांगा जाने के कारण दुखीराम व राहत की कमर अत्यधिक दर्द करने लगी थी। शहर के लोगों की यही तो कमजोरी होती है कि वह अपने से विपरीत परिवेश में बड़ी मुश्किल से सम्मिलित हो पाते हैं। कुछ देर बाद जब सूरज आधा डूब चुका था, उसी समय तांगा असुरैना में प्रवेश कर गया। तांगे के प्रवेश होते ही गांव के बच्चे, कुछ नंगे अधनंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े, तांगे के पीछे दौड़ने लगे। जो समझदार लोग यानी कि बड़े बूढ़े थे, वह सिर्फ नजरों से उनका पीछा कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि ये किसके घर के मेहमान हैं। तांगा रामलाल यादव के घर के आंगन में खड़ा हुआ। राहत और दुखीराम ने अपना अपना सामान तांगे से उतार लिया। सामने एक व्यक्ति हौदी में पानी डाल रहा था। कोई गरासे से कुछ काट रहा था। एक महिला झाड़ू लगा रही थी। सारे व्यक्ति अपने हाथ का सारा काम छोड़कर इन्हें देख रहे थे। राहत ने तांगे वाले को भाड़ा दिया। तांगे वाले ने फिर एक चाबुक घोड़े की दुखती पीठ पर फटकारी और घोड़े ने तड़प कर एक तरफ सरपट दौड़ लगा दी। गांव के सारे बच्चे उस तांगे को गांव के बाहर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। राहत ने अपनी नज़र को चारों ओर घुमाकर देखा। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की नज़र
इन्हीं दोनों पर आकर टिकी थी। तभी एक व्यक्ति जो हौदी में पानी भर रहा था अपना हाथ अंगोछे से साफ करता हुआ आया और राहत से पूछा, कहिए बाबूजी, आपको किसका घर चाहिए? राहत ने उस आदमी को गौर से देखा। कांधे पर लाल रंग का अंगोछा, सफेद बनियान, सूती धोती, पैर से आधी चढ़ी हुई। क्योंकि वह हौदी में पानी भर रहा था इसलिए पानी से हाथ पांव दोनों ही गीले थे। माथे पर पसीने की उभरी बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। बाल बिखरे हुए थे। राहत ने कुछ सकुचाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही रामलाल यादव जी हैं? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ और कृष्ण कुमार यादव का लड़का राहत हूँ। अच्छा अच्छा, राहत बेटे, और ये? दुखी राम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी मेरा नाम दुखी राम है, मैं राहत का मित्र हूँ। दुखी ने स्वयं अपना परिचय दिया। राहत ने फिर खुशी के बारे में बताया। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में शोर हो गया कि दो भोपलुए अपने गांव की किस्मत बिटिया को देखने के लिए आए हैं। रामलाल ने दोनों के रहने की व्यवस्था आंगन में बने छपड़ा के घर में कर दी। सुबह घड़ी में जब 7 बजे तब सूरज निकला। मानो घड़ी की सुई के अनुसार ही सूरज निकलता और डूबता है। प्रातःकालीन ठंडी ठंडी हवा के झोंके ने राहत और दुखी राम को जगा दिया, क्योंकि ये दोनों ही इन प्राकृतिक हवाओं से अनछुए थे। ठंडी हवा के स्पर्श मात्र से ही दोनों की आंखें खुल गई। फिर लाख कोशिशों के बावजूद नींद नहीं आई। बाहर पानी रखा है? न जाने किसने ये शब्द ऊंची आवाज में कहे, जिसे राहत को महसूस हुआ कि शायद यह कथन हमारे लिए ही है। इसलिए दोनों फौरन छपड़ा के दरवाजे का टाट हटाकर बाहर निकले तो देखा रामलाल अपना मुंह धो रहे हैं। एक महिला जो शायद रामलाल जी की धर्मपत्नी थी अपने चेहरे पर घूंघट डाले राठा के कुचरे से आंगन झाड़ रही थी। दुखी राम ने राहत के कान में फुसफुसाया, यार राहत, इस पानी का क्या करेंगे? देखते हैं। आंगन के एक तरफ एक बाल्टी पानी से भरी रखी थी और पास ही 4 लोटे पीतल के चमक रहे थे। राहत ने बाल्टी के पास जाकर एक लोटे को उठाया और बाल्टी में से डुबोकर पानी भरा। राहत का पानी भरना था कि रामलाल जी बोल उठे, बेटा इधर, पूरब दिशा की ओर संकेत कर, चले चलो। मानो अब सारी बात समझ में आ गई थी राहत के। राहत ने दुखी राम को एक हल्का सा इशारा किया और दोनों पूरब की दिशा में चल पड़े। दुखी राम मारे दुख के परेशान हुआ जा रहा था, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आई थी तो सिर्फ इतनी कि यहाँ मुंह धोने के लिए पानी के नल का इंतजार नहीं करना पड़ता। अभी कुछ दूर ही गए थे कि दुखी राम ने राहत से पूछा, यार राहत, ये कैसा नियम है कि मुंह धोने के लिए गांव से बाहर यहाँ खेत में आते हैं? उसकी बातों को सुनकर राहत अपनी हंसी न रोक सका। कुछ दूर और खामोशी से चलने के बाद दुखी राम ने देखा कि खेतों में आदमी लोटा पानी लेकर बैठे हैं। तब सारी बात दुखी राम की समझ में आ गई। अब वह राहत से कुछ नहीं पूछ रहा था। इन दोनों ने भी खेत का मोड़ चुन लिया। भगवान एक ही व्यक्ति को सारी चीजें नहीं देता। अगर किसी का चेहरा सुंदर है तो उसका दिमाग कमजोर होगा। अगर किसी का चेहरा सुंदर नहीं है तो उसका दिमाग अत्यधिक तीव्र गति से काम करने वाला होता है। विकलांग शब्द का प्रयोग आम तौर पे उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जिसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर देता है या जिसके शरीर का कोई अंग कमजोर हो। यदि किसी का दिमाग कमजोर हो तो उसे दिमागी विकलांग नहीं कहेंगे। ठीक यही स्थिति थी किस्मत कुमारी यादव की। सारे गांव की लड़कियों में अत्यधिक सुंदर थी। मात्र सुंदरता ही उसके पास उसकी पूंजी थी। लेकिन सिर्फ चेहरा ही सुंदर होने मात्र से जिंदगी तो नहीं कटती। जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है मन की सुंदरता। तन की सुंदरता उम्र के साथ साथ घटती है, लेकिन मन की सुंदरता उम्र के साथ साथ बढ़ती है।
इसलिए मानव को तन की अपेक्षा मन का सुंदर होना चाहिए। किस्मत को सजा संवार कर उस कमरे में लाया गया जहाँ राहत, दुखी व किस्मत के माता पिता तथा अन्य रिश्तेदार आदि बैठे थे। किस्मत को राहत के सामने बिछी सफेद दरी पर बैठाया गया। राहत ने एक नजर किस्मत को देखा। वह चांद के टुकड़े से कम नहीं दिख रही थी। दुखी राम ने राहत को हाथ से कोहिनी मारी और कहा, यार पूछ लो जो पूछना चाहते हो। क्या पूछूं? अरे कम से कम नाम बगैर तो पूछ लो। अच्छा। राहत किस्मत से बात करने के लिए भूमिका बांधने लगा। वहां उपस्थित बड़े बूढ़े धीरे धीरे करके कमरे से बाहर चले गए। बस उस कमरे में राहत, दुखी व किस्मत तथा किस्मत की कुछ सहेलियां एवं कुछ ऐसे लोग जो उनसे उम्र में छोटे थे व उनका रिश्ता कुछ मजाकिया था, रह गए। राहत ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? किस्मत ने सिर्फ अपनी नजरें उठाकर राहत को देखा। राहत को लगा कि मानो वह सुन नहीं पाई, इसलिए राहत ने इस बार उससे ऊंची आवाज में बात की, आपका नाम क्या है? किस्मत ने सिर्फ अपनी नजरें उठाकर राहत को देखा। राहत को लगा कि मानो वह सुन नहीं पाई, इसलिए राहत ने इस बार उससे ऊंची आवाज में बात की, आपका नाम क्या है? किस्मत ने सिर से आंचल हटा लिया और तैश में आकर बोली, हमारा नाम कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब? राहत ने पलटकर पास बैठे दुखी राम को देखा, मानो वह कह रहा हो कि यार नाम पूछकर कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। दुखी राम ने राहत के कंधे पर प्यार से हाथ फेरा, मानो इसके उत्तर में दुखी राम ने कहा हो कि यार हो सकता है कि इन्हें यह बात अच्छी न लगी हो, इसलिए तुम इनसे कोई दूसरी बात पूछो। राहत ने दूसरी बार किस्मत से पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है? जी हमको तो बहुत सी चीजें पसंद है, जैसे जैसे मेला घूमे के, सिनेमा देखे के, और हमें सूते में बहुत अच्छा लागत था। खाना तो आप बना ही लेती होंगी? ना ही। क्यों? हमारे अम्मा खाना बनावत थीन और हमारे बाबूजी खिलावत थीन। किस्मत अपनी ग्रामीण भाषा में बात कर रही थी, इसलिए दुखी राम को कुछ बातें समझ में आती और कुछ नहीं। जो बात दुखी राम को समझ में नहीं आती उसको वह राहत से पूछकर समझ लेता। राहत किस्मत के बर्ताव से कुछ आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि किस्मत जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धू भी। राहत ने दुखी के कान में कहा, लड़की अभी बच्ची है, इसलिए दुखी राम सोच रहा था कि हमें तो यह बताया गया था कि लड़की आपको देखते ही पसंद आएगी। कुछ और भी बातें हुई जिसके जवाब में किस्मत ने ठीक विपरीत उत्तर दिया। क्या विपरीत दिशा में चलने वाला कभी मंजिल पा सकता है? राहत ने फिर कुछ और पूछा। दूसरे दिन की गाड़ी से राहत और दुखी दोनों भोपाल के लिए रवाना हो गए। ठीक 5वें दिन राहत का पत्र रामलाल यादव के नाम से गांव में आया, जिसे डाकिये ने रामलाल यादव के हाथ में दिया। रामलाल ने उसी डाकिये से उस पत्र को पढ़वाया। उस पत्र में लिखा था, प्रिय यादव जी प्रणाम, हम लोग सकुशल भोपाल पहुंच गए हैं। मैंने आपकी सुपुत्री को देखा। वास्तव में किस्मत के बराबर खूबसूरत होना किस्मत की बात है, परंतु किस्मत को अभी दूल्हे की अपेक्षा अच्छी तालीम रूपी डॉक्टर की आवश्यकता है, जो किस्मत को शिष्टाचार सिखा सके, जो समझा सके कि शब्द के कहने मात्र से भाषा का निर्माण नहीं होता। आपसे मुझे आशा है कि आप किस्मत की किस्मत के लिए हर प्रयत्न कर सकने में सक्षम होंगे। किस्मत को स्नेह और बड़ों को प्रणाम। धन्यवाद। आपका स्नेही राहत। नागफनी का फूल जितना सुंदर एवं महत्वपूर्ण होता है, वह उतने ही कांटों से घिरा होता है, जिसके पास पहुंचने में अधिक कठिनाई होती है। यह अलग बात है कि दूर से देखने मात्र से आंखों को ठंडक मिलती है, परंतु हर एक चीज को दूर से देखने मात्र से आंखों को ठंडक नहीं मिलती। उसके लिए आवश्यक है स्पर्श किया जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।